हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिटेल रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। लैंड और बिल्डिंग को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं अगर ये लैंड और बिल्डिंग को हम हेल्ड करते हैं टू रेंटल इनकम अर्न करने के लिए, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर दोनों ही पर्पस के लिए अगर हेल्ड करते हैं। दोनों पर्पस मतलब रेंटल इनकम अर्न करना और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इस टाइप के लैंड और बिल्डिंग को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और क्या यूज हो सकते हैं, चलो मैं एक्सेल में ले जाता हूं, आपको बताता हूं। लैंड और बिल्डिंग को अगर हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, कहां पर यूज कर रहे हैं, बिजनेस में, तो इसको बोला जाता है ऑनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक, और इसके ऊपर IS 16 लगता है, और इस टाइप के लैंड और बिल्डिंग को हम बोलेंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अगर लैंड और बिल्डिंग को आपने हेल्ड किया है, किसके लिए हेल्ड किया है, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस ही क्या है, मेन बिजनेस ही क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है बिल्डिंग को परचेस करना और उसको सेल कर देना, या फिर लैंड को परचेस करना और उसको सेल कर देना, या फिर लैंड को परचेस करना उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना और सेल करना। तो आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, है ना। शॉर्ट टर्म में क्या कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं हम IS, इसके ऊपर लगता है IS 2, और इसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री। तो लैंड और बिल्डिंग आपकी इन्वेंट्री भी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट भी हो सकती है, और आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो कैसे डिसाइड करते हैं, यूजेस के बेसिस पर। तो बहुत सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, शॉर्टकट एकदम। लैंड और बिल्डिंग आपने हेल्ड किया है रेंट पर देने के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, तो IS 40 लगा देना, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब मान के चलो आप उसका यूज डिटरमाइन नहीं कर रहे हो, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि फ्यूचर में क्या यूज करोगे लैंड और बिल्डिंग का, तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, फिर भी IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही लगेगा, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग पर बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड लगता है वो IS 40 लगता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, हमने अनडिटरमाइंड यूज भी पढ़ लिया, उसके बाद स्कोप भी हमने पढ़ लिया कि कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलो हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसका ग्राउंड फ्लोर हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर हम रेंट पर दे रहे हैं। और अगर ये सेपरेबल है तो फिर क्या करेंगे, हम पार्ट अकाउंटिंग करेंगे, मतलब ग्राउंड फ्लोर IS 16 लग जाएगा और फर्स्ट फ्लोर पर IS 40 लग जाएगा, है ना। मतलब अगर सिंपल सी बात है ना, अगर रेंट पर दे रहे हैं फर्स्ट फ्लोर तो IS 40 उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और ग्राउंड फ्लोर बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो फिर उसको बोलेंगे ये हमारी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, और IS 16 लग जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप के केस में, है ना। पेरेंट्स कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट्स कंपनी ने रेंट पर दिया, सब्सिडरी कंपनी को बिल्डिंग रेंट पर दे दी। अब पेरेंट्स कंपनी इसको क्या बोलेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि ये बिल्डिंग रेंट पर दी है। ठीक है, लेकिन जब हम कंसोलिडेशन बनाएंगे तब यही बिल्डिंग कहाँ क्लासीफाई होगी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, इसके ऊपर IS 16 लगेगा। ध्यान रखना, पेरेंट्स के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे, और जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो कंसोलिडेशन के केस में यही बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्लासिफाई होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। अभी हमने डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ ली, अब क्लासिफिकेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्लासिफिकेशन मतलब कि यूज के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। देखो जरा, प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कर रहे हो, रेंट आउट टू अर्न रेंट, रेंटल इनकम अर्न करने के लिए क्या लगेगा, IS 40 लगेगा, है ना। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लैंड हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन, है ना, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हेल्ड किया, क्या लगेगा, IS 40, कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बताओ मुझे, अंडर कंस्ट्रक्शन है और फ्यूचर इसका यूज क्या है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनने वाली है, तो क्या लगेगा, IS 40 लगेगा। ये ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक समरी बन के तैयार हो गई, ये समझ लो आपकी। इफ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड, फ्यूचर यूज इज नॉट डिसाइडेड, अभी मैंने आपको बताया क्या लगता है, IS 40 लगता है। ठीक, ऑनर्स ऑक्यूपाइड, जैसे ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री हो गई, इसके ऊपर लगता है IS 16, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बोलते हैं इसको। हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, IS 2 लगेगा। हेल्ड फॉर सेल नॉट नॉर्मल इन्वेंट्री, देखो नॉर्मल हम इन्वेंट्री सेल नहीं कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी
जैसे मान के चलो, आपकी एक बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग थी, ठीक है, या ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है। अब उस बिल्डिंग को आपने क्या करा है, सेल करने के लिए निकाल दिया है। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, आप इसको सेल करना चाहते हो। तो उसके ऊपर लगता है IFRS 5, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, IFRS 5 लगेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। जब हम IFRS 5 पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे नॉन करंट असेट्स के बारे में, वो कंडीशंस क्या क्या है जब हम इसको हेल्ड फॉर सेल दिखा सकते हैं। चलो, नेक्स्ट है हमारा पार्ट रेंट आउट और पार्ट ऑनर्स ऑक्यूपाइड। अगर ये सेपरेबल है तो हम पार्ट अकाउंटिंग करेंगे, तो जितना पार्ट रेंट आउट किया उस पर IS 40, और जितना हम ऑनर्स ऑक्यूपाइड है उस पर IS 16 लग जाएगा। लेकिन अगर सेपरेबल ना हो तो फिर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग होती है ना। सिग्निफिकेंट यूज क्या है उस प्रॉपर्टी का, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर है। उस ग्राउंड फ्लोर का 70% पोर्शन हमने रेंट आउट कर दिया, और 30% पोर्शन जो है हम एज अ ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट यूज क्या है, ये सेपरेबल नहीं है। हाँ, सेपरेबल नहीं है। तो अब इसका सिग्निफिकेंट यूज क्या है, सिग्निफिकेंट यूज है इसका रेंट आउट पर देना। मतलब कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे। मतलब पूरे इंटायर ग्राउंड फ्लोर को हम क्या मान लेंगे फिर, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेंगे, भले ही उसमें से छोटा सा पोर्शन हम ऑफिस के लिए यूज क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, अगर मान के चलो उल्टा केस होता, तो 30% हमने रेंट आउट कर दिया और 70% ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर ये हमारी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होती। इस पर लगता है IS 16 पूरे इंटायर ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टी। चलो, तो हमने सारे केसेस यहाँ पर कवर कर लिए। एग्जाम्पल भी लिखा है जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशन। तो समझ में आ गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा थ्योरेटिकली तो बिल्कुल यहीं से बनता है। इनिशियल रिकॉग्निशन, यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हम बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करें या ना करें, है ना। तो डिसीजन यहाँ से आएगा। तो क्या कंडीशन बताता है, दो कंडीशन बताता है, सेम जो IS 16 में पढ़ा है ना। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होना चाहिए एंटाइटी को। दूसरी, जो उसकी कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब जब डिसीजन ले लिया कि रिकॉर्ड करना है तो किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे, अब ये कौन बताएगा, इसको बोलते हैं मेजरमेंट, है ना। तो इनिशियली हम किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियली हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। किस पर करेंगे, कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शेल बी मेजर्ड इनिशियली एट कॉस्ट। सिंपल वर्ड में बोलूँ, इनिशियली कॉस्ट मॉडल लगता है। सब्सिक्वेंट मेजर, है ना, जब एक बार रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब भी हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो उसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना, कि बैलेंस शीट डेट पर अब क्या वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल यूज करो या फिर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करो। जैसा हमने IS 16 में देखा था, वहां पर क्या था, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल था वहां पर, और यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल है। दोनों में डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस देखेंगे आगे। Entity shall choose either fair value model or cost model. The chosen model must be applied consistently all investment property. तो हमें क्या करना है, ये जो भी मॉडल हम चूज करेंगे वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर हम लगाएंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लैंड पर अलग लगा रहे, बिल्डिंग पर अलग लगा रहे, नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बोला है ना। जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सब पर या तो कॉस्ट मॉडल लगेगा या फिर फेयर वैल्यू मॉडल लगेगा, दैट्स इट। यहाँ पर एक ही क्लास है, वो क्लास का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जबकि IS 16 में हमने अलग अलग क्लास देखी थी, शिप, एयरक्राफ्ट, है ना। तो अलग अलग क्लास देखा था हमने, लेकिन यहाँ पर एक ही क्लास है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और सबके ऊपर फिर या तो कॉस्ट मॉडल लगेगा या फिर फेयर वैल्यू मॉडल लगेगा। अब कॉस्ट मॉडल में क्या करेंगे, कॉस्ट मॉडल में जैसे IS 16 में कर रहे थे सेम टू सेम वही करना है। अंडर द कॉस्ट मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज मेजर्ड एट अ कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, तो एग्जांपल भी यहाँ पर देख लो, कॉस्ट मॉडल का कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कॉस्ट दे रखी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, अगर ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं फेयर वैल्यू मॉडल पर जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कंपेयर भी कराऊंगा रिवोल्यूशन मॉडल से। ठीक है, इन फेयर वैल्यू मॉडल क्या बोलता है, जो भी प्रॉफिट या जो भी गेन होगा, फेयर वैल्यू, जो भी चेंजेस आएंगे, फेयर वैल्यू चेंजेस वो जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि रिवैल्यूएशन में क्या था, रिवैल्यूएशन गेन कहाँ जा रहा था, OCI में जा रहा था, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जा रहा था।
और लॉस कहाँ जा रहा था, पी एंड एल में। यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस आएगा, चाहे वो गेन हो या लॉस, कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। तो मेन डिफरेंस क्या है, वहां पे गेन जा रहा था ओसीआई में, IS 40 में गेन जो है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपके पी एंड एल में। ठीक, एक तो ये हो गया। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट टेस्ट करना बंद कर देते, यानी कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता यहाँ पर, ना ही यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंसेस है। क्या क्या, एक तो डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है, और इम्पेयरमेंट भी नहीं होता यहाँ पर। चलो, तो पढ़ा देता हूँ फटाफट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईच रिपोर्टिंग पीरियड। वहां पर रीवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या कर रहे थे, रेगुलर इंटरवल पर रीवैल्यूएशन कर रहे थे, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में क्या करना है हमें, हर साल, यानी कि हर रिपोर्टिंग डेट पर क्या करना पड़ेगा, हमें फेयर वैल्यू चेक करना पड़ेगी, और फेयर वैल्यू में जो भी डिफरेंस आएगा वो पहुंचा देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये भी लिखा है, नो डेप्रिसिएशन नो इम्पेयरमेंट। चलो, एग्जांपल है यहाँ पे देखो, फेयर वैल्यू गेन का, केयरिंग अमाउंट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये केयरिंग अमाउंट थी, फेयर वैल्यू कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई है ना, तो इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, गेन, गेन कहाँ जाएगा आपका, पी एंड एल में लिखा हुआ है, ये देखो। नेक्स्ट बढ़े, फेयर वैल्यू लॉस, लॉस वो भी कहाँ जाएगा, पी एंड एल में जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, कैरिंग अमाउंट ये थी, और फेयर वैल्यू ये, मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो लॉस हुआ, लॉस कहाँ जाएगा, पी एंड एल में। चलो, बहुत इजी एग्जांपल था। यहाँ कंपैरिजन भी देखा है मैंने, ये कंपैरिजन रिवोल्यूशन मॉडल से नहीं है, यहीं पर ही कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन भी लगेगा, इम्पेयरमेंट भी होगा, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इम्पेयरमेंट नहीं होगा, ये मेन डिफरेंसेस है। ठीक है, तो देखो, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट नॉट चार्ज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक हम बिल्डिंग, एग्जांपल ले रहे हैं बिल्डिंग का, बिल्डिंग को अभी हम अपने ऑफिस बिल्डिंग की तरह यूज कर रहे थे, और अब हमने सोचा कि नहीं, अब हमें इसको ऑफिस बिल्डिंग की तरह यूज ना कर कर हमें इसे रेंट आउट कर देना चाहिए, हम हमारा ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर देंगे, हम ऑफिस शिफ्ट कर देंगे हमारे फैक्ट्री में ही, और बिल्डिंग को दे देते रेंट पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज इन यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन यूज हो रहा है, या उल्टा भी हो सकता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने रेंट पर दिया था बिल्डिंग को, अब हम क्या सोच रहे हैं, हमारा बिजनेस एक्सपांड हो गया, तो अब हम क्या कर लेंगे, इस बिल्डिंग को खुद के बिजनेस में यूज करेंगे। तो फिर इस केस में अब क्या हो गया, चेंज इन यूज। और जब भी चेंज इन यूज होगा तो हमें रिक्लासिफिकेशन करना होता है। क्या करना होता है, रिक्लासिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी तक हम बिल्डिंग का यूज कर रहे थे अपने बिजनेस में, तो ये पीपी थी, है ना, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन क्या था इसका, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अब क्या हो जाएगा, इसका रिक्लासिफिकेशन हो जाएगा, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पर, अगर आप पहले क्या कर रहे थे, रेंट आउट कर रहे थे, तो आपका क्लासिफिकेशन था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है अब इसका, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। तो कुछ भी चेंजेस हो सकता है, शिफ्ट हो सकती है ना, यूजेस चेंज हो सकते हैं। तो जब चेंजेस होगा तो हमें क्या करना होता है, रिक्लासिफिकेशन करना होता है, इसी को ट्रांसफर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर बोल रहे हैं। ठीक, ट्रांसफर टू आर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शेल बी मेड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन यूज। लेकिन ये चेंज कब करोगे, मतलब ये जो है शिफ्ट, यानी कि ट्रांसफर कब बोलोगे इसको, जब एक्चुअल में चेंज इन यूज हो। मैनेजमेंट सोच के बैठ जाए, मैनेजमेंट ने सोच लिया कि हम चेंज करेंगे यूज, इट इज़ नॉट सफिशिएंट, हम इसको ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, ट्रांसफर तभी बोलेंगे जब एक्चुअल में हमने चेंज कर दिया है। देखो लिखा भी है, मैनेजमेंट इंटेंशन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ द चेंज। और हमें एविडेंस मिलना चाहिए चेंजेस के। तो क्या एविडेंस होगा, देखो ना, हमने यूज चेंज कर दिया, ऑफिस बिल्डिंग को हमने रेंट पर दे दिया, या रेंटेड प्रॉपर्टी को हमने ऑफिस बिल्डिंग बना दी, तो ये क्या है, एविडेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, फ्रॉम IS 40 टू IS 16 में हम चले गए, एविडेंस ऑफ चेंज, ऑनर्स स्टार्टिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब हमने अपने बिजनेस में प्रॉपर्टी को यूज करना चालू कर दिया। इसका उल्टा देखो, 16 से 40 में चले गए, यानी कि प्रॉपर्टी लीज्ड आउट टू आउटसाइडर, तो ये हमें एविडेंस मिल रहे हैं चेंजेस के। अगर ये मिल रहे हैं तो इसको बोलेंगे ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। अब आते हैं, अब जब चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज होगा तो कुछ ना कुछ, देखो, गेन हो सकता है, क्या हो सकता है, गेन हो सकता है। एक और प्रॉब्लम आती है, जब भी हम रिक्लासिफिकेशन करते हैं तो हम जो
रिक्लासीफाई कर रहे हैं जिसमें, उसमें केयरिंग अमाउंट क्या माने? केयरिंग अमाउंट क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड लग रहे हैं और डिफरेंट तरीका है। यहाँ पर एक में फेयर वैल्यू मॉडल यूज होता है, एक में रिवोल्यूशन मॉडल यूज होता है। तो यहाँ पर अगर चेंजेस होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? और जो नई वाले रिक्लासिफिकेशन करेंगे तो वो असेट्स किस वैल्यू पर आएगी? ठीक है, चलो समझते हैं। अभी तक आपकी जो लैंड और बिल्डिंग थी वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट थी। अब उसको आप क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो। कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अभी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी आपकी वो कॉस्ट पर थी, और यहाँ पर आप रखना चाह रहे हो फेयर वैल्यू मॉडल पर। ठीक है, किस पर रखना चाह रहे हो? फेयर वैल्यू मॉडल पर। अब ये किस दिन आप यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो, तो उसको बोला था डेट ऑफ ट्रांसफर या डेट ऑफ चेंज इन यूज, है ना? तो मैं इसको सिंपल सा बोलूंगा रिक्लासिफिकेशन डेट, या फिर मैं बोलूंगा इसको डेट ऑफ ट्रांसफर। तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी पहले वो समझते हैं, अमाउंट क्या आएगा फिर वो बाद में समझेंगे। क्या अकाउंटिंग करेंगे? देखो, अभी तक हमारे पास जो लैंड और बिल्डिंग थी, लैंड और बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? बिल्डिंग, अभी तक हम बिल्डिंग को क्या बोल रहे थे? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। क्या बोल रहे थे? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, पीपी बोल रहे थे इस बिल्डिंग को। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे? हम इसको क्रेडिट कर देंगे, हमारी बुक्स से इसको हटा देंगे। और क्या कर देंगे? डेबिट। बिल्डिंग ही डेबिट होगी, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। अभी हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बस ये चेंज होगा, इसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन करना, है ना? बिल्डिंग मतलब कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हमारे यहाँ से चली गई, और अब क्या कर रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन चेंज करके इसको बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये अकाउंटिंग एंट्री होगी इस टाइप से। अब अमाउंट का बड़ा रोल होता है, कितनी अमाउंट पर आप इसको रिकॉर्ड करोगे। अभी मान के चलो ये कॉस्ट पर थी, इसकी कॉस्ट थी $10,000। ठीक है, तो आप क्रेडिट क्या करोगे? $10,000 क्रेडिट कर दोगे। अब यहां पर आप इसको किस पर रखने वाले हो? फेयर वैल्यू मॉडल पर रखने वाले हो। किस पर रखने वाले हो? फेयर वैल्यू मॉडल पर रखने वाले हो। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 12,000। तो हम क्या करेंगे? डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन इसको भी रीवैल्यूट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर? ये 12,000 पर चाहिए ना। हमारी बुक्स में कितने पर आना चाहिए? 12,000 पर आना चाहिए, तो 2,000 का डिफरेंस आएगा। 2,000 का डिफरेंस आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है? हम सबसे पहले एक नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। हम जो ये अमाउंट है ना, ये जो केयरिंग अमाउंट है, इसको हम लेके आ जाएंगे फेयर वैल्यू के बराबर। किस पर लेके आएंगे? फेयर वैल्यू के बराबर। आप बोलोगे सर हम तो कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिवोल्यूशन क्यों कर रहे हैं? हमें रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम जिस मॉडल में जा रहे हैं, रिक्लासिफिकेशन में जब जा रहे हैं हम, तो वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले वैल्यू लेके आना पड़ेगी। डेट ऑफ ट्रांसफर तक हमें उस वैल्यू पर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको लेके आते पहले, है ना? पहले ये एंट्री पास ना करके, मैंने आपको समझा दिया ये अकाउंटिंग एंट्री ऐसे होती है। यहाँ पर भी 12,000 होना चाहिए, इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बिल्डिंग की वैल्यू अपनी बुक्स में बढ़ाना होगी। तो मैं क्या करता हूँ? इसकी बढ़ाने के लिए 2,000 से डेबिट कर दूंगा। कुछ ना कुछ गेन होगा, इस गेन को बोलूंगा मैं रीवैल्यूएशन गेन। 2,000। और ये गेन कहाँ जाएगा? ओसीआई में। बस यही यहाँ पर क्या था, एक डाउट आता है बच्चों को। अगर मैं यहाँ पर क्या करता, डायरेक्टली फेयर वैल्यू मॉडल पर लेके आता, तो आप बोलते सर 2,000 का गेन कहाँ जाएगा? फेयर फेयर वैल्यू मॉडल के अकॉर्डिंग पी एंडल में जाएगा। इसीलिए पहले मैंने एक एंट्री पास करी डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन। डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन ये अकाउंटिंग एंट्री हुई, डेट ऑफ ट्रांसफर DOT के दिन। ठीक है, ये अकाउंटिंग एंट्री कर दी। जैसे ही मैंने ये अकाउंटिंग एंट्री कर दी, बताओ मेरी ये बिल्डिंग है, कितने पर दिखेगी? कैरिंग अमाउंट पहले 10,000 थी, 2,000 और इंक्रीज कर दी तो 12,000 पर आ गई है। ठीक है, और ट्रांसफर के दिन, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, है ना? आईपी मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर 12,000 लिख दूंगा तो हो गई ना बराबर। यहाँ पर कोई गेन या लॉस हुआ क्या इस टाइम पर? डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन नए वाले इसमें रिक्लासिफिकेशन में नहीं।
कहां पर होगा? या तो गेन या लॉस कहां पर होगा, ध्यान देना, कहां पर होगा? ओल्ड क्लासिफिकेशन में गेन या लॉस होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यही तो होते हैं फिर। चलो ये समझ गए एक बार। अब आते हैं, तो एक रूल क्या बना रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन न्यू कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? न्यू कैरिंग अमाउंट, है ना? यानी कि ट्रांसफर अमाउंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर अमाउंट। तो जो भी गेन या लॉस होगा उसको क्या करेंगे, ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। फिर हम नए रिक्लासिफिकेशन में उसको सेंड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद मान के चलो, अब इस डेट के बाद ये ट्रांसफर करने के बाद कोई गेन होता है तो, जैसे अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू ये कितनी हो गई, 13,000 हो गई। 13,000 हो गई तो हम क्या कर देंगे, इन अब इसको डेबिट कर देंगे और गेन को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री देख लो। अब तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, और गेन कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। P&L में गेन चला जाएगा $1,000 का। ठीक है। तो एक मैंने सिचुएशन यहां पर आपको बता दी, ऐसी 8 सिचुएशन बन सकती है। कितनी? 8 सिचुएशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सिचुएशन है वो यही वाली है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। यही एग्जाम में टेस्ट की जाती है और इसी के चांसेस बनते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चा क्या सोचता है, सर ये कॉस्ट मॉडल में तो रिवोल्यूशन होता ही नहीं है, तो फिर ये आप रिवोल्यूशन गेन क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? क्योंकि हमें नए वाले मॉडल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चलो अब समझाता हूँ। ऑटो सिचुएशन यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो देखो मैंने हाईलाइट भी किया है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये टोटल 8 केस है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है ना? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, मैंने एक केस समझा देना कितना इजी था। चलो एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारे 8 केसेस समझा रहा हूँ। ठीक है। केस नंबर 1, अभी जो मैंने आपको समझाया वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो यहाँ पे। और पीपीई कॉस्ट मॉडल से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर रखी जाएगी, फेयर वैल्यू मॉडल पर रखी जाएगी। ठीक। आपके पास फैक्ट्री, देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, फैक्ट्री यूज्ड फॉर प्रोडक्शन नाउ रेंटेड आउट। आपकी जो फैक्ट्री है ना, अब वो रेंट आउट पर, मतलब जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो रेंट आउट कर रहे हो आप, रेंट आउट कर रहे हो तो अब क्या हो रहा है, चेंज इन यूज हो रहा है। कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पर कॉस्ट दे रखी 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा 3 लाख, और केरिंग अमाउंट भी निकाल के दे दी इन्होंने। ठीक। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर कितनी है, 9 लाख। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें नए वाले मॉडल के अकॉर्डिंग उसकी केरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमारी बुक्स में अभी 7 लाख से इसको 9 लाख पर ले जाना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख का यहाँ पर गेन बुक करना पड़ेगा, है ना? भले हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें नए वाले मॉडल में ले जाना है। नए वाले मॉडल में फेयर वैल्यू पर रखा जाता है। तो देखो, ओल्ड मॉडल, पीपी कॉस्ट नो रिवैल्यूएशन अलाउड, केयरिंग अमाउंट 7 लाख थी। मतलब पहले हमने रिवैल्यूएशन नहीं करा था, लेकिन डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मस्ट बी मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू। ये मत पढ़ो, मैं तो डायरेक्टली आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो, ये 2 लाख का गेन हमने निकाला। ठीक। ये गेन जाएगा आपका रिकॉग्नाइज्ड इन ओसीआई, रिवोल्यूशन सरप्लस। ठीक है। आफ्टर ट्रांसफर यही क्या बन जाएगी, 9 लाख क्या बन जाएगी अब, जो फेयर वैल्यू होती है वो क्या बन जाती, केयरिंग अमाउंट बन जाती नए वाले मॉडल में। और उसके बाद जितने भी आपको फेयर वैल्यू चेंजेस होंगे कहाँ ले जाओगे, P&L में ले जाना, है ना? मतलब नए वाले मॉडल के अकॉर्डिंग, दैट्स इट। नेक्स्ट केस, दोनों अगर कॉस्ट मॉडल पे तो फिर तो झंझट ही नहीं है। तो जितनी केयरिंग अमाउंट थी वही क्या बन जाएगी, रिक्लासिफिकेशन में केयरिंग अमाउंट बन जाएगी। जैसे यहां पर देखो, कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है कॉस्ट मॉडल में भी ये क्या बन जाएगा, 10,000। बस यहाँ पर क्या होना है चेंज, ये यहाँ पर ये अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी आपकी 10,000 से। ठीक है। ये बन गई, ये कॉस्ट मॉडल हो गया, खत्म। सिंपल सी बात। सिर्फ क्या करना है, क्लासिफिकेशन चेंज करना है। अभी तक हम इस बिल्डिंग को क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे अभी तक हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अब क्या बोलना चालू करेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपकी बुक्स में डेबिट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। चलो, ये दूसरा केस हो गया। थर्ड केस अब मैं यहीं से बताऊंगा, इजी है। रिवैल्यूएशन मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर जा रहे हैं, यानी कि पीपीई से कहाँ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो केयरिंग अमाउंट कितनी थी, केयरिंग अमाउंट थी ये, फेयर वैल्यू कितनी है डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन, 13,15,000। तो मतलब 1,50,000 का यहाँ पर क्या है, गेन है। ये गेन कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन मॉडल में। ठीक है, सॉरी, ओसीआई में जाएगा। देखो जा रहा है गेन, ओसीआई में जा रहा है। ठीक है। नई वाली जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर रिकॉर्ड होगी, 13,50,000 पर, दैट इज द फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड हो जाएगी। चलो,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अब जा रहे हैं पीपी में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर रखते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ जाएंगे, पी एंडल में जाएंगे, ठीक है। और यही फेयर वैल्यू क्या बन जाएगी, फिर पीपी की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। 15 लाख यहाँ पर क्या है, कैरिंग अमाउंट है, और फेयर वैल्यू कितनी है, 16,20,000, यानी कि 1,20,000 का डिफरेंस है। ये कहाँ जाएगा, पी एंडल में गेन। देखो फेयर वैल्यू गेन कहाँ गया, 1,20,000 गेन पी एंडल में गया। न्यू कैरिंग अमाउंट क्या बन जाती है, फेयर वैल्यू ही क्या बन जाएगी, न्यू कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। क्योंकि एंट्री क्या करोगे, देखो आप क्या करते हो, इसकी एंट्री क्या करोगे, 1,20,000 की डेबिट कर दोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, और क्रेडिट कर दोगे फेयर वैल्यू गेन, यानी कि पी एंडल को क्रेडिट कर दोगे। तो अब अल्टीमेटली आपकी क्या हो गई, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फेयर वैल्यू पर वो ट्रांसफर होगी अब। चलो नेक्स्ट, 6। फेयर वैल्यू मॉडल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और पीपी का भी रिवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांसफर पर जो भी गेन होगा वो कहाँ जाएगा, ओल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, ओल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ओल्ड स्टैंडर्ड को क्या है, ओल्ड स्टैंडर्ड है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40। IS 40 बोलता है कि जो भी गेन होता है वो कहाँ जाता है, गेन होता है आपके P&L में जाता है। चलो तो देखो यहाँ पर गेन है क्या, 14 से 15,50,000, यानी कि 1,50,000 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, गेन कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। तो देखो P&L में ले गए गेन, ठीक है। अब बताओ नई वाली ये सॉरी, ये जो रिकॉर्ड कितने पर होगी, पीपी। पीपी रिकॉर्ड होगी 15,50,000 पर, दैट्स इट। इसके बाद अब जो भी चेंजेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो रिवोल्यूशन सरप्लस में जाएगा ओसीआई में। क्यों, क्योंकि रिवोल्यूशन मॉडल में जो गेन होता है वो कहाँ जाता है, ओसीआई में जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, और दोनों ही कॉस्ट मॉडल पर है, तो झंझट ही खत्म, है ना। जो आईपी की कैरिंग अमाउंट है वही क्या बन जाएगी, पीपी की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, दैट्स इट। तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट कितनी है आईपी की, 8,40,000, तो यही क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट।